हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EC7 इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। Question 1. It is often argued that the public sector in India has failed to realize the stated objectives. Do you agree? Would you suggest total privatization of industrial sector? Explain. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें पब्लिक सेक्टर के काम का एनालिसिस करना है, क्या वो अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाया? फिर हमें अपना ओपिनियन देना है कि क्या पूरा इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइवेट होना चाहिए और अपने जवाब को रीजन के साथ जस्टिफाई करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंडिया में पब्लिक सेक्टर का उद्देश्य था इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना, रीजनल इम्बैलेंस को कम करना और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना। इंडिपेंडेंस के बाद हैवी इंडस्ट्रीज का बेस बनाने में इसका बड़ा योगदान रहा, लेकिन कुछ समय बाद इनएफिशिएंसी और लॉसेस के कारण इस पर काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ। इस आंसर में हम देखेंगे कि क्या पब्लिक सेक्टर फेल हुआ है और क्या टोटल प्राइवेटाइजेशन सही रहेगा। मेन बॉडी। 1. भारत के पब्लिक सेक्टर के ऑब्जेक्टिव्स। प्लान डेवलपमेंट। मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल में पब्लिक सेक्टर को ग्रोथ का इंजन माना गया, जैसे नेहरू जी का विजन था। एम्प्लॉयमेंट। सरप्लस लेबर को जॉब्स देना इसका मेन एम था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्टील, ऑयल, पावर जैसे सेक्टर्स में पब्लिक सेक्टर ने शुरुआत की। रीजनल बैलेंस। जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं जाता वहां PSU लगाए गए, जिससे डेवलपमेंट हर जगह हो। 2. पब्लिक सेक्टर की परफॉर्मेंस और फेलियर्स। अचीवमेंट्स। ऑयल, माइनिंग, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी जैसे स्ट्रैटेजिक एरियाज में प्रोग्रेस। लैक्स ऑफ लोगों को जॉब्स मिल, इंडस्ट्रियल बेस तैयार हुआ। फेलियर्स। काफी PSU लॉस में गई ड्यू टू इनएफिशिएंसी, करप्शन और ओवरस्टाफिंग। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज कॉमन थे। इनोवेशन और कस्टमर सर्विस की कमी थी। इकोनॉमिक बर्डन। लॉस मेकिंग यूनिट्स को चलने के लिए गवर्नमेंट को पैसा लगाना पड़ता था, जो कि फिस्कल बर्डन बन गया। 3. प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में तर्क। एफिशिएंसी बढ़ता है। प्राइवेट कंपनीज कंपटीशन के कारण बेहतर काम करती है। फिस्कल बर्डन कम होता है। लॉस मेकिंग यूनिट्स बेचने से सरकार का खर्चा कम होता है। बेटर फोकस। सरकार पॉलिसी बनाने और रेगुलेट करने पर ध्यान दे सकती है। एग्जाम्पल्स। मारुति सुजुकी और VSNL जैसे एग्जाम्पल्स में प्राइवेटाइजेशन के बाद काफी सुधार दिखा। 4. क्या टोटल प्राइवेटाइजेशन सही रहेगा? नुकसान क्या हो सकता है? स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स जैसे डिफेंस, एनर्जी, रेलवेज को प्राइवेट करने से राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल उठता है। मोनोपोलीज बन सकती है जो कंज्यूमर्स का शोषण करें। प्रॉफिट मोटिव के कारण एम्प्लॉयमेंट और सोशल इक्विटी इफेक्ट हो सकती है। सॉल्यूशन। बैलेंस्ड अप्रोच। टोटल नहीं, सिलेक्टिव और ग्रेजुअल प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स PPP एक अच्छा मॉडल है। रेगुलेटरी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। कंक्लूजन। पब्लिक सेक्टर ने इंडिया के इंडस्ट्रियल बेस को तैयार करने में मदद की, लेकिन कई जगह पर यह अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाया। टोटल प्राइवेटाइजेशन से सब कुछ सॉल्व नहीं होगा। हमें सिलेक्टिव प्राइवेटाइजेशन, रिफॉर्म्स और बेटर गवर्नेंस की तरफ बढ़ना चाहिए। दोनों, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर, की भूमिका एक स्ट्रांग और सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए जरूरी है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 2. Discuss the principal features of industrial policy adopted in 1991. Critically evaluate the achievements and failures of this policy. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के मुख्य फीचर्स बताने हैं। साथ ही हमें यह भी इवैल्यूएट करना है कि इस पॉलिसी से क्या फायदे हुए और क्या कमियां रही। यानी हमें बताना है कि क्या बदलाव लाए गए, क्यों लाए गए और उनका क्या असर हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी भारत के अर्थव्यवस्था के इतिहास में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। यह पॉलिसी तब लाई गई जब देश एक गंभीर इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रहा था। इसका फोकस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन पर था।
इसने स्टेट कंट्रोल्ड मॉडल से मार्केट बेस्ड सिस्टम की तरफ शिफ्ट दिखाए। इस आंसर में हम पॉलिसी के फीचर्स और उसके रिजल्ट्स का विश्लेषण करेंगे। मेन बॉडी। 1. बैकग्राउंड और पॉलिसी की जरूरत। 1991 में भारत को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस, हाई इन्फ्लेशन और फिस्कल डेफिसिट का सामना था। इंडस्ट्रियल सिस्टम में ज्यादा कंट्रोल और ब्यूरोक्रेटिक डिलेज थे। पीएम पीवी नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 24 जुलाई 1991 को ये नई पॉलिसी लॉन्च की। 2. इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 के मुख्य फीचर्स। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का खात्मा। फ्लैट ज्यादातर इंडस्ट्रीज को लाइसेंस की जरूरत नहीं थी, सिर्फ कुछ हाई स्ट्रैटेजिक सेक्टर्स में। इससे प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट मिला। पब्लिक सेक्टर का रोल कम हुआ। पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज 17 से घटाकर 8 और बाद में 4 कर दी गई। फोकस एफिशिएंसी और प्रॉफिट पर दिया गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) का प्रोत्साहन। हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज में 51% तक FDI को ऑटोमेटिक अप्रूवल दिया गया। फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को वेलकम किया गया। MRTP एक्ट में सुधार। MRTP एक्ट के एसेट लिमिट हटा दिए गए। कंपनीज को एक्सपेंड करने की फ्रीडम मिली। फॉरेन टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स की लिबर्टी। अब इंडस्ट्रीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए पहले से अप्रूवल नहीं चाहिए था। PSU में डिसइन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में सरकार ने अपनी इक्विटी ग्रेजुअली बेचनी शुरू की। 3. पॉलिसी के अचीवमेंट्स। इकोनॉमिक ग्रोथ। रिफॉर्म्स के बाद GDP ग्रोथ रेट में तेजी आई। प्राइवेट सेक्टर का विकास। IT, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनीज ने तेजी से ग्रो किया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। FDI आने से नए आइडियाज, कैपिटल और टेक्निक्स आए। ग्लोबल कम्पेटिटिवनेस। इंडियन इंडस्ट्रीज ग्लोबल मार्केट में स्ट्रॉन्ग होने लगी। एंटरप्रेन्योरशिप का उदय। स्टार्टअप्स और नए वेंचर्स काफी तेजी से बढ़े। 4. पॉलिसी की कमियां। सोशल सेक्टर्स की उपेक्षा। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स पर ध्यान कम दिया गया। असमान विकास। अर्बन एरियाज में ग्रोथ ज्यादा हुई, लेकिन रूरल एरियाज पीछे रह गए। जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो हुई, पर जॉब्स उतनी नहीं बनी। प्राइवेटाइजेशन की समस्याएं। डिसइन्वेस्टमेंट में प्लानिंग की कमी से कुछ असेट्स सस्ते में बेचे गए। ग्लोबल मार्केट डिपेंडेंसी। बाहर के मार्केट शॉक्स का असर भारतीय इकोनॉमी पर पड़ने लगा। कंक्लूजन। 1991 की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ने भारत की इकोनॉमी को नए दौर में ले जाने की नींव रखी। इससे नए अपॉर्चुनिटीज मिले, पर कुछ चैलेंजेस भी सामने आए। इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए अब इसमें नए रिफॉर्म्स की जरूरत है। इस पॉलिसी का लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहा है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. Examine the advantages and shortcomings of the liberalization policy that open up the industrial sector to MNC. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें लिबरलाइजेशन पॉलिसी के फायदे और नुकसान दोनों पर बात करनी है, खासकर जब MNC को इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर में आने दिया गया। हमें इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी और सोशल इम्पैक्ट को बैलेंस में समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। लिबरलाइजेशन का मतलब है सरकारी नियंत्रणों को कम करना और मार्केट फोर्सेस को ज्यादा फ्रीडम देना। भारत में 1991 से इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, जिसमें MNC को इंडिया में इन्वेस्ट करने और काम करने की इजाजत मिली। इससे कैपिटल, टेक्नोलॉजी और कंपटीशन को बढ़ावा मिलने का एम था। लेकिन इसके कुछ फायदे हुए तो कुछ चैलेंजेस भी सामने आए। मेन बॉडी। 1. लिबरलाइजेशन के फायदे, एडवांटेजेस। फॉरेन इन्वेस्टमेंट में वृद्धि। FDI के थ्रू MNC ने कई सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया, जैसे ऑटोमोबाइल्स, टेलीकॉम, फार्मा, जिससे कैपिटल आया और ग्रोथ हुई। एडवांस टेक्नोलॉजी का आगमन। MNCs नए मशीन्स और प्रोडक्शन टेक्निक्स लेकर आए, जिससे इंडियन कंपनीज भी अपने प्रोसेस इंप्रूव कर पाए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। नए प्लांट्स, ऑफिसेज और BPO सेंटर्स के जरिए नए जॉब्स क्रिएट हुए, खासकर IT और सर्विसेज सेक्टर में। कंपटीशन और प्रोडक्टिविटी में सुधार। MNC से कंपटीशन बढ़ने पर इंडियन फर्म्स ने भी अपनी एफिशिएंसी और कस्टमर सर्विस बेटर बनाए। ग्लोबल इंटीग्रेशन। इंडियन इंडस्ट्रीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स का पार्ट बनी, एक्सपोर्ट बढ़ा और इंडिया की इमेज इंटरनेशनल लेवल पर इंप्रूव हुई। 2. लिबरलाइजेशन के नुकसान, शॉर्टकमिंग्स। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को नुकसान। छोटी और मध्यम कंपनीज MNC के कंपटीशन में टिक नहीं पाई, कई बैंड हो गई और लोगों के जॉब्स चले गए। प्रॉफिट वापस ले जाना, रिपैट्रिएशन।
एमएनसी अपना प्रॉफिट मोस्टली अपने कंट्री ले जाती है, इससे इंडिया में लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट कम होता है। असमानता में वृद्धि। लिबरलाइजेशन का फायदा मोस्टली शहरों तक सीमित रहा, रूरल एरियाज उतना बेनिफिट नहीं ले पाए, जिससे गैप बढ़ गया। लेबर इश्यूज और जॉब इनसिक्योरिटी। कई जगह कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड काम बढ़ा, जिससे वर्कर्स की जॉब सिक्योरिटी और बेनिफिट्स कम हुए। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। कुछ एमएनसी ने एनवायरमेंट रेगुलेशंस का पालन नहीं किया और पॉल्यूशन बढ़ाया, खासकर उन एरियाज में जहां रेगुलेशन वीक था। 3. केस स्टडीज और पॉलिसी रिस्पॉन्स। आईटी और बीपीओ बूम। इन्फोसिस, विप्रो जैसे कंपनीज ने एमएनसी जैसे आईबीएम, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम करके मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट किए। फार्मा और ऑटोमोबाइल सेक्टर। सुजुकी, ह्यूंडई, फाइजर जैसे कंपनीज के आने से स्टैंडर्ड्स बढ़े और एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी मिली। पॉलिसी स्टेप्स। मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स को लाया गया, जिससे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और स्किल्स को प्रमोट किया जा सके। कंक्लूजन। लिबरलाइजेशन ने इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी अच्छे चेंजेस लाए, जैसे कैपिटल, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल एक्सपोजर। लेकिन कुछ दिक्कत भी रही, जैसे इनइक्वालिटी, लोकल इंडस्ट्रीज की तकलीफ और एनवायरमेंट इश्यूज। इसलिए जरूरत है एक बैलेंस्ड पॉलिसी की जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को वेलकम करे लेकिन लोकल इंटरेस्ट्स को भी प्रोटेक्ट करे। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। Let's see the next question. Question 4. Evaluate the principal sources of finance available to Indian industry. What role do the foreign institutional investors play in this regard? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि भारतीय इंडस्ट्रीज को पैसा कहां से मिलता है। हमें इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्सेज दोनों एक्सप्लेन करने हैं। साथ है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआई का क्या रोल है, ये भी डिटेल में बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। फाइनेंस किसी भी इंडस्ट्री का बैकबोन होता है। भारतीय इंडस्ट्रीज को नए सेटअप, एक्सपेंशन, मॉडर्नाइजेशन और डेली काम के लिए पैसे की जरूरत होती है। ये पैसा कई सोर्सेस से मिलता है, कुछ डोमेस्टिक और कुछ फॉरेन। आज के लिबरल इकोनॉमी के दौर में एफआईआईएस भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स बन चुके हैं। इस आंसर में हम फाइनेंस के मेजर सोर्सेज और एफआईआई के रोल का एनालिसिस करेंगे। मेन बॉडी। 1. इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। रिटेन्ड अर्निंग्स। जो कंपनीज प्रॉफिट कमाती है वो उसी प्रॉफिट को दोबारा बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, इससे उन्हें बाहर से उधार नहीं लेना पड़ता। डिप्रिशिएशन फंड्स। मशीनरी या एसेट्स के वैल्यू गिरने पर जो फंड बनता है उसको कंपनीज नए इक्विपमेंट खरीदने के लिए यूज करती है। ओनर्स कैपिटल, इक्विटी। स्मॉल इंडस्ट्रीज में मालिक का अपना पैसा सबसे बड़ा सोर्स होता है। पब्लिक कंपनीज इक्विटी शेयर्स के जरिए भी फंड रेज करती है। 2. एक्सटर्नल डोमेस्टिक सोर्सेज। कमर्शियल बैंक्स। बैंक से लोन लेना इंडस्ट्रीज का सबसे कॉमन तरीका है, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, डीएफआई, आईडीबीआई, आईएफसीआई, सिडबी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने बड़ी प्रोजेक्ट्स के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस दिया है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, एनबीएफसी, एसएमई के लिए एनबीएफसी एक अच्छा सोर्स है जो फ्लेक्सिबल फाइनेंस प्रोवाइड करती है। कैपिटल मार्केट। कंपनी स्टॉक मार्केट में शेयर्स और डिबेंचर्स इशू करके भी पैसा उठाती है। पब्लिक डिपॉजिट्स। कुछ कंपनीज पब्लिक से डिपॉजिट लेकर भी अपना फंड अरेंज करती है, लेकिन ये ऐप स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड है। 3. फॉरेन सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, ईसीबी। इंडियन कंपनीज बाहर के मार्केट से सस्ता लोन लेती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई। एफडीआई के साथ पैसा ही नहीं, टेक्नोलॉजी और बेटर मैनेजमेंट भी आता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई। एफआईआईएस में बाहर के म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स आते हैं जो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। 4. रोल ऑफ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईआई। कैपिटल इनफ्लो। एफआईआई से फॉरेन पैसा इंडियन इंडस्ट्रीज में आता है जो ग्रोथ को बूस्ट करता है। मार्केट लिक्विडिटी। एफआईआई के इन्वेस्टमेंट से स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, जिससे कंपनीज इजीली फंड रेज कर सकती है। इम्प्रूव्ड गवर्नेंस। जहां एफआईआई इन्वेस्ट करते हैं वहां कंपनीज ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल होती है। वॉलेटिलिटी रिस्क। लेकिन एफआईआई कभी कभी सडन मार्केट से निकल जाते हैं, जिससे मार्केट गिर सकता है। एग्जाम्पल, 2020-21 में जब पूरे वर्ल्ड में क्राइसिस था, तब भी इंडियन स्टॉक मार्केट में एफआईआई ने आईटी, फार्मा और बैंकिंग सेक्टर्स में हैवी इन्वेस्टमेंट किया।
कंक्लूजन। भारतीय इंडस्ट्रीज के पास फाइनेंस के कई ऑप्शंस हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। ट्रेडिशनल सोर्सेज जैसे बैंक्स और डीएफआई का रोल अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन एफआईआई का इंपॉर्टेंस नए जमाने में बढ़ गया है। एफआईआई सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि प्रोफेशनलिज्म और डिसिप्लिन भी लाते हैं, लेकिन उनके इन्फ्लुएंस को संभालना भी जरूरी है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।